हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेट लॉ के हवाले से। इससे पहली वीडियो में हमारे पास वीडियो नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की हमने बात की थी। तो रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्शन रेट एक ही होता है। ठीक है, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं और रिएक्शन रेट भी बोल सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमने ये बताया था कि चेंज इन कंसंट्रेशन और टाइम, चेंज इन टाइम इज नाउन एज रेट ऑफ रिएक्शन। बट जब एक्सपेरिमेंटली, जब ये तो हमने थ्योरेटिकली बोला था, ठीक है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली जब हमने रिएक्शन को परफॉर्म किया, ठीक है, और हमने यहाँ पर क्या बात की थी रेट ऑफ रिएक्शन के हवाले से कि ये रिएक्टेंट का भी हो सकता है, प्रोडक्ट का भी हो सकता है। हमने एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी किस में कन्वर्ट हो रहा है, सी, तो इसका अलग रेट था माइनस में, इसका प्लस में हमने शो किया था ना। ये हमारे पास पिछली वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन थी जो पहले हमें पता था, बट बाद में हमें पता चला जब एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया गया तो रेट ऑफ रिएक्शन की ये वाली जो हमने पीछे डिस्कस किया था, इसमें तो बहुत सारे खरामियां हमें नज़र आने लगी। क्यों, कैसे खराबी, जैसे कि प्रोडक्ट की हमने बात कर रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट पे तो रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा था। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था, जितना प्रोडक्ट बन रहा उससे रेट का कोई ताल्लुक ही नहीं था। रेट से मुराद है कि रिएक्शन की स्पीड का ताल्लुक ही नहीं था। यहाँ से जो है ना हमारे पास एक और डिफिनेशन बन के आता है, और रेट ऑफ रिएक्शन को थोड़ा सा हम नाम चेंज करके रेट लॉ कहा जाता है। ठीक है, तो रेट लॉ हमें क्या बताता है, एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म किया तो रेट ऑफ रिएक्शन की जो डिफिनेशन थी, जिसको बाद में चेंज किया गया, वो क्या बन गया, वो था रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है, रेट मैं लिख लेता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द मोलर concentration of molar concentration of reactant each raised to a power, each raised to a power, ठीक है, each raised to a power, the value of which, ठीक है, the value of which is determined experimentally। एंड अगर हमने इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है ना, अगर हमारे पास एक रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसको मैं अभी समझाता हूँ। ठीक है, रेट क्या होगा हमारे पास नए डिफिनेशन के हिसाब से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड एक्स। ठीक है, और अगर यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, ए एक्स। दिस इज द न्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ से बिल्कुल जो पीछे हमने वीडियो में डिस्कस किया था वो पूरा डेफिनेशन चेंज हो जाता है। वहाँ पर हमने प्रोडक्ट के लिए अलग से बताया था, रिएक्टेंट के लिए अलग से बताया था, चेंज इन कंसंट्रेशन और टाइम, बट एक्सपेरिमेंटली जब परफॉर्म किया तो हमें क्या पता चला, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल, यानी इट ओनली डिपेंड्स अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। जैसे ए रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट से इसका ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है, और रिएक्टेंट के किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ईच रेस टू अ पावर, ठीक है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, यानी कितने मोल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उस पे डिपेंड करता है रिएक्टेंट के। रिएक्टेंट का मिसाल के तौर पर अगर आप किसी रिएक्शन में देखोगे ना, तो उसके 10 मोल है, सब के सब मोल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, हो सकता है 5 मोल हिस्सा ले ले, 4 मोल हिस्सा ले ले। जो मोल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं ना, जो रेट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट का कितना मोल रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है उस पर डिपेंड करता है। और उसको हम कैसे लिखते हैं, ईच रेस टू ए पावर, उसको हम हमेशा पावर में लिखते हैं। जैसे यहाँ एक्स में लिखा है ना, इट इज द मोल ऑफ रिएक्टेंट दैट इज पार्टिसिपेटिंग इन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, और इसकी जो वैल्यू है आप इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हो, आप देख के कभी भी इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते कि कितने मोल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मेरे मिसाल के पास 2a प्लस बी है,
और हमारे पास सी बन रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम रेट की जो इस डिफिनेशन के हिसाब से हम देखें ना, तो इसमें देखो रेट में ए का 2 मोल हिस्सा ले रहे हैं, बी का 1 मोल हिस्सा ले रहे हैं, प्रोडक्ट पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। सो इसका रेट क्या होगा हमारे पास, इसका रेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए ए की पावर, क्योंकि रेस हो जाता है, और बी की पावर 1, ये इसका रेट होना चाहिए। बट ये भी हम कहते हैं कि हमारे पास डिफिनेशन के हिसाब से ये भी गलत हो जाता है। वो कहते हैं आप इस तरह से देख के कभी नहीं बता सकते कि कितना मोल हिस्सा ले रहे हैं। इट कैन ऑनली बी डिटरमाइन, द वैल्यू ऑफ विच कैन ऑनली बी डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली। आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे तभी आपको रेट में कितना मोल हिस्सा ले रहे हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसको हम आगे मजीद एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। आप देख के कभी भी नहीं बता सकते। सो यहाँ से हमारे पास रेट लॉ यानी रेट ऑफ रिएक्शन का एक और डिफिनेशन आ जाता है जो कि ये है, और इसको मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पर देखो बेटा, जो एक्स है ना, यहाँ पर इनके नाम है, ठीक है। जो एक्स जितने मोल हिस्सा लेना है रिएक्टेंट का, जितना मोल हिस्सा ले रहा है, इसको कहा जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जितना मोल रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है दैट इज नॉन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इसमें से जो के होता है इसको कहा जाता है रेट कांस्टेंट। रेट, इसको कहा जाता है रेट कांस्टेंट। और इस पूरे इक्वेशन को, ठीक है, जो हमने यहाँ पर लिखा है ना, यानी कि रेट इक्वल है के और ए की पावर एक्स, इस पूरे इक्वेशन को कहा जाता है रेट लॉ। ये हमने डिफिनेशन फॉर्म में लिखा है, या हमने इक्वेशन फॉर्म में लिखा है। तो ये रेट लॉ का डिफिनेशन है, वो इस तरह से मैथमेटिकली लिखेंगे। या फिर इसको एक और नाम भी दिया जाता है, इसको कहा जाता है या फिर रेट इक्वेशन भी कहा जाता है। तो बेटा यहाँ से ना हमारे पास 3 चीज़ें सामने आती है। रेट लॉ क्या होता है जिसका डिफिनेशन मैंने आपको बता दिया। एक आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करेंगे कि ऑर्डर क्या होता है और कितने टाइप ऑफ ऑर्डर्स होते हैं और इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। एंड द थर्ड वन इज रेट कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इस पर भी हम बात करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।